रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कबीर वाला पॉइंट के साथ मैं हूं जाहिद सिंधु। नाजरीन, तहसील कबीर वाला की जानी पहचानी शख्सियत आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। तो आज हम करने वाले हैं इनका इंटरव्यू। पहले इन्होंने जो है सियासत से आगाज किया, लेकिन इस वक्त जो है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से तल्लक रखते हैं। तो हम इनका वेलकम करते हैं। गुलाम अब्बास साकी साहब, सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं कबीर वाला पॉइंट पर। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। अच्छा सर, आपका असल नाम तो गुलाम अब्बास साकी है और भी नाम है आपका, वो बता दें क्या नाम? देखिए, नाम तो मेरा गुलाम अब्बास साकी है, लेकिन उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके मैं खुद को जीए साकी कहता हूँ। अच्छा सर, आप जो है सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और बहुत से लोग आपके फॉलोअर्स भी हैं। तहसील कबीर वाला की बात करें, बल्कि अगर हम सैलाब की बात करें तो सिंध तक बल्कि इंडिया तक आपको बहुत ज्यादा सराहा जाता है, आपकी वीडियोस, आपके तजिए को। तो आप ये बताएं कि आपका तल्लक कबीर वाला के किस इलाके से है और आपकी इब्तदाई तालीम आपने कहां से हासिल की? जी जाहिद भाई, मेरा ताल्लुक फाजिल शाह, जो एक बैकवर्ड इलाका तो मैं उसे नहीं कहूँगा, बहुत जरखेज इलाका है, लेकिन चूंकि लबे दरिया है तो इस वजह से मैं उसे थोड़ा सा इस तरह से कह सकता हूँ कि मतलब बिल्कुल दरिया के किनारे पे एक बड़ा जबरदस्त और जरखेज जो कस्बा है, वहां से मेरा ताल्लुक है और तहसील कबीर वाला ही है। और दूसरी बात जो आपने की कि सोशल मीडिया पे इंडिया या दीगर जो मुख्तलिफ हमारे जो सूबे हैं वहां पे, देखिए फ्लड के हवाले से मैं फ्लड के दिनों में अपडेट करता रहता हूँ, जिसमें बहुत सारे लोग मेरे साथ टच होते हैं। मेरा एक यूट्यूब चैनल चश्मा साकी नाम से है, वहां पे भी 1-2 साल से मैं मतलब अपडेट कर रहा हूँ। और दूसरा मेरा फेसबुक पेज चश्मा साकी नाम से भी है, तो उसमें भी वो सारी चीजें स्पीचेस हों या कोई भी इवेंट हो तो मतलब उसको मैं लोगों तक पहुंचाता हूँ। और बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन आई है। हालिया जो सैलाब आया है इसमें दरिया सतलुज में, तो इंडिया से भी बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स भी आए, कॉल्स भी आए, व्हाट्सएप पे उन्होंने कॉन्टेक्ट भी किया इस वाले से कि आपकी जो खबरें थी वो बर वक्त थी और मुसद्दे का खबरें थी और तजिए तबसरे के साथ एक बड़ा प्रोडक्टिव एनालिसिस था। और अगला सवाल साथ आपने ये भी कर दिया कि इब्तदाई तालीम। तो इब्तदाई तालीम देखें, मैंने जब आंख फाजिल शाह में खोली तो जाहिर सी बात है इब्तदाई तालीम हमने जो मेरे दोस्त थे, कुलीग थे, तो हमने एक साथ बहुत सारे हैं, अब उनका यहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाहता, मतलब ये 25-30 साल पहले की बात है, तो मतलब सारे लोग हम प्राइमरी की तालीम हमने हासिल की थी, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल था तब फाजिल शाह, तो उसके बाद फिर मिडल हो गया और फिर उसके बाद अब जबकि हाई स्कूल है, तो मतलब मैंने जो है मिडल तक तालीम गवर्नमेंट मिडल स्कूल फाजिल शाह से की थी, अब जबकि हाई स्कूल है। और उसके बाद फिर मैंने अपना जो मैट्रिक है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल सरदारपुर से किया था। अच्छा सर, अब आपकी तालीम क्या है अगर अब की बात करें तो? देखें, इसमें बीच में तालीमी सफर का अगर मैं थोड़ा सा आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। देखिए, मैंने जो सेंटर टॉप किया था सरदारपुर से 1995 में, मेरे जो टीचर थे साइंस टीचर इज्जत माब जनाब सगीर अहमद साहब थे, जो कि अब चक नौरंग शाह हाई स्कूल में हेडमास्टर हैं, और बहुत शफीक थे और बहुत मेहनती थे और बड़े पैशन, डिवोशन और डेडिकेशन के साथ पढ़ाते थे। वो इतने इज्जत भाई नेक थे, मैं कहता हूँ वली थे, कि जब वो मोटरसाइकिल पे कबीरवाला से सरदारपुर आते थे तो वो कुरान मजीद की जो है वो एक सिपारा कम से कम रोजाना की बुनियाद पर तिलावत करते आते थे और जाते थे, 100 मुसलात के पाबंद शुरू से। अब तो माशाल्लाह उनको देखने को दिल चाह रहा होता है कि उनके जो नूरानी चेहरा है। तो बहरहाल उनकी जो जेर क़यादत हमने वो सफर हासिल मतलब तय किया, जो इल्मी सफर है इब्तदाई, मतलब 9th और 10th का, और उसके बाद फिर उनकी जो कोऑर्डिनेशन मेंटोरिंग में बहुत कुछ हमने सीखा। और साथ हमारे जनाब मोहम्मद अजमल खां थे, वो हेडमास्टर, बतौर हेडमास्टर रिटायर हुए हैं और फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। उन्होंने बहुत कुछ हमें सिखाया भी, पढ़ाया भी। तो मतलब उसके बाद जब मैंने सेंटर टॉप किया था सरदारपुर का, उसके बाद मेरा एक बहुत जज्बा था कि मैं मतलब पता नहीं क्या कुछ बनने जा रहा हूँ इस तरह से। टीचर्स की मोटिवेशन भी थी, कैरियर काउंसलिंग भी होती है। तो उसके बाद फिर मैंने एमरसन कॉलेज था, अब तो यूनिवर्सिटी बन गया, 2020 में उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, तो उससे कबल वो एमरसन कॉलेज था, तो वहां पे मैंने एडमिशन लिया और वहां पे मैं प्री इंजीनियरिंग में एडमिट हुआ, तो मतलब एनरोल हुआ। तो उसके बाद पार्ट फर्स्ट मैंने क्लियर कर लिया बड़े अच्छे नंबर से। उसके बाद मेरे चंद दोस्त थे, वो मुझे लेकर लाहौर चले गए, क्योंकि उस वक्त इतना ज्यादा एक बलोगत का जो दौर था, तो उसमें मतलब एक पता नहीं होता था कि बंदे को मैं आया कि ये कौन इस ट्रिप पे जा रहा हूँ, वापस लौटूंगा या नहीं। तो मतलब वहां लाहौर में गया, तो वहां पे काम काज के सिलसिले में
दोस्तों के साथ, तो मतलब वहां रह गया जी 6 माह, फिर 1 साल, फिर 2 साल। तो मतलब मेरा वो जो FSC का जो सफर था वो मुकम्मल अनफॉर्चुनेटली ना हुआ। फिर मैं घर आया, घर से फिर मैं उधर लाहौर गया, एक लाइसेंस अथॉरिटी है वहां पे काम करता रहा। उसके बाद फिर एक जो एक फैक्ट्री है जो मेरे ख्याल में आप उसका नाम डायनामिक स्पोर्ट्स वेयर इस तरह का कोई नाम था, चूंक के साथ, लाहौर के साथ, ठोकरनार नियाज बेग, अब वहां पे मैंने काम किया उस फैक्ट्री में। तो मैं एक दिन, बड़ा अच्छा वाकया है जैद भाई, जरा सुनिएगा, ये बच्चों के लिए मोटिवेशन भी है। जी जी। तो देखें 95 में मैंने मैट्रिक किया, उसके बाद 2005 में, 2005 में मैंने FA किया। तो बीच में अगर दोबारा 96 में मैं इनरोल हो जाता अगर पहली क्लास में, तो भी मैं मैट्रिक कर लेता। जी जी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जज्बा मेरा था आगे पढ़ने का, लेकिन कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम थे और बहुत ज्यादा कुछ बराबर तरीके से कैरियर काउंसलिंग, जैसा कि मैंने पहले कहा, थी तो सही, लेकिन इस कदर नहीं थी कि हमें इस कदर मोटिवेशन मिलती, क्योंकि हम रूरल एरिया से बिलोंग करते थे, तब बैकवर्ड इलाका था। तो बहरहाल, तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं वहां से जब आया, अच्छा मैं जब डायनामिक स्पोर्ट्स वेयर में वहां पे गया ना, तो मैंने जब उनका जो GM थे उनको मैंने मैट्रिक की सनद दिखाई, वो मैट्रिक की सनद रखते थे, और उन्होंने देखे ऊपर मार्क्स देखे तो वो हैरान रह गए, कहते हैं बेटा आपने आगे पढ़ना था। मैंने कहा जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम था तो इस वजह से मैं यहाँ पे आ गया। तो उस वक्त ना 2002 में कंप्यूटराइज कार्ड बने थे, वो मैंने उनको दिखाया, तो वो साथ वाले बैठे हुए जो लोग थे उनको कहते थे कि ये देखिए ये कंप्यूटराइज कार्ड इस तरह का बन रहा है, 2002 की बात कर रहा हूँ। जी जी। तो खैर उसके बाद फिर मैं वो ना एक चरण पेंट गलबन नाम था उसका, डिफेंस में, वहां से साइकिल पे वहां से इधर चूंक पे आता था। मेरे ख्याल में 20-30 किलोमीटर गालबा बनता है कमोबेश, मैं अगर सही कह रहा हूं तो। जी जी। अच्छा, तो इतना सफर करके मैं साइकिल पे आता था, तो मतलब मैंने बड़े वो पापड़ बेले जैसे कहते हैं। जी जी। तो उसके बाद ना ऐसे मुझे ख्याल आया कि यार मैं आगे नहीं पढ़ सकता, बड़ा टैलेंटेड था, मतलब मैं अपनी तारीफ क्या करूं। जी उसके बाद मैं एक दिन ना वहां से न्याजी एक्सप्रेस पे बैठा, जब मैं घर आ रहा था, तो उसके बाद मैं इधर सीधा मुल्तान चला गया। वो पुरानी यादें, एमरसन कॉलेज में पढ़ते थे, गोलबाग इधर उधर घूमते फिरते थे। तो मेरे ख्याल में वो जनवरी का महीना था गालबन, तो वहां से मैंने फॉर्म लिया और FA का मैंने दाखिला भेज दिया। फिर FA मैंने किया, मतलब फर्स्ट डिवीजन से अच्छे मार्क्स से किया, 2-3 महीनों में मतलब कंबाइन मैंने कर दिया, तैयारी कर ली। उसके बाद 2005 के बाद फिर मैं मतलब खेती बाड़ी में इधर उधर, फिर वही हालात, वही उसी तरह के। फिर मैंने आकर 2011 में BA किया, फिर कंटिन्यूसली मैंने B.Ed कर लिया। 2011-12 का सेशन था मेरा, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन मुल्तान से B.Ed किया। फिर उसके बाद B.Ed के बाद फिर मैंने डिस्टेंस BG ऑफ बहाउद्दीन ज़की यूनिवर्सिटी से मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर में किया। फिर उसके बाद ऐसा, हाँ उससे पहले ना 2015 में मतलब एक थोड़ा सा सियासी एक मुझे ओहदा भी मिला था, बहरहाल वो भी आप बात करेंगे। तो मतलब मैं ये बताऊं कि मैंने मास्टर इंग्लिश लिटरेचर में किया था, और उसके बाद फिर आगे भी सफर जारी रहा। अच्छा सर, आपका जो सियासी सफर है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए सियासी सफर, वो सियासी वाबस्तगी, एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पब्लिक सेक्टर में पढ़ाता है, तो पढ़ाता या मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में काम करता है, तो उसका जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है वो किसी से कहीं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो स्टेट का बेनिफिशियरी है, स्टेट का मुलाजिम है और स्टेट के साथ खड़ा होता है। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट के साथ खड़ा हूं, मेरी एफिलिएशन किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। हाँ, जब मैं एजुकेशन में नहीं आया था तो तब उससे पहले मतलब हम जलसा जुलूस में भी जाते थे, नारे भी लगाते थे, और आइडियोलॉजी भी थी। अब भी आइडियोलॉजी तो है पाकिस्तान की कि कौन से वाली पार्टी सही सिमत में जा रही है, ये वो सारी चीजें तो है, लेकिन हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकते ना। हमारा कोड ऑफ कंडक्ट होता है, हदूद और कयूद का कदगान होता है कि एक सरकारी मुलाजिम जो है बीइंग एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय कुछ भी नहीं कर सकते। तो बहरहाल, अच्छा, तो मतलब मेरा एक था शौक मैं पॉलिटिक्स में आऊं। तो 2015 का जो बल्दियाती इलेक्शन था, तो उसमें मैं जनरल काउंसलर की सीट पे खड़ा हुआ, तो वो मुंतखब हुआ, जनरल काउंसलर इलेक्ट हुआ फाजिल शाह से। तो फिर जब 2016 का जो NTS हो रहा था, चूंकि मेरा MA इंग्लिश क्लियर हो गया था, तो उसके बाद डिग्री मिल गई थी मुझे, तो मैंने अप्लाई किया, तो NTS बजरिया NTS फिर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ गया, वहां से रेजिग्नेशन सबमिट हुआ। अच्छा सर, आप तकरीरें वगैरह भी लिखते हैं और हम सोशल मीडिया पे जो है देखते हैं अक्सर, तो कितनी तहरीरें लिखते हैं और क्या आप कोई तकरीरों की जो है तकरीरें अक्सर आपकी होती हैं, मतलब कोई भी इवेंट हो, जैसे टीचर्स इवेंट है या कोई मतलब कि फादर डे आ गया, मदर डे आ गया, मुख्तलिफ, तो क्या इस पे कोई बुक भी लिखने जा रहे हैं आप? जाहिद भाई देखें, बहुत सारी स्पीचेस मेरी लिखी हुई है, और वो अगर मैं उनको
एक साथ इकट्ठा करूं तो 2 बुक्स बन सकती है, एक भी बन सकती है, उसके खास से पेजेस बन सकते हैं। और मैंने तकरीबन कमोबेश हर इवेंट पे लिखा है और एक चंद एक मोबाइल से भी लिखे हैं, और मतलब जो कौमी इवेंट्स होते हैं उन सारों में मैंने तवाज़ुमाई किया, बहुत अच्छा लिखा, लोगों ने सराहा भी है पंजाब भर, बल्कि इंडिया से भी बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आते थे। और वहां पे भी जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके एनालिसिस में जाए तो वहां से जो इंडियन है वो भी जो उर्दू बोलते हैं हमारे मुस्लिम वहां पे हैं, तो वो अपने स्कूल्स या इदारों में तकरीरें करवाते होंगे, तो वो भी। और इसके अलावा बहुत सारे और भी जो टीचर्स हैं हमारे पंजाब के, पूरे पाकिस्तान में कराची से बहुत सारे दोस्तों की टीचर्स अब साहबान की कॉल्स भी आती हैं, फिलबदी भी लिखवाते हैं। तो मतलब मेरे पास बहुत ज्यादा मटेरियल है और बहुत ज्यादा लोग उसकी लफाजी भी बहुत अच्छी होती है। एक मतलब जिस तरह से एक स्पीच का जो एक मटेरियल होता है वो बड़ा जानदार होता है, तो मतलब उसपे लोग उसपे कमेंट भी करते हैं और लोग उसको पसंद भी करते हैं। और ये लिख रहा हूं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो हालात हाजरा पे, मतलब फर्ज के आपने करप्शन पे एक स्पीच लिखनी है, तो उस पे मैंने लिखी हुई है बड़ी सख्त किस्म की। आप उसमें मजीद में अगर लिखता तो शायद मेरे लिए कदगन होता, इसलिए कि जो कंडक्ट है वो मुझे उसमें रुकावट आ जाता कि मैं वो सारी चीजें ज़ेब करतास करता। जो हालात हाजरा या जो इस वक्त जो पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस है, अरबों डॉलर का मकरूज हो गया, ये बहरहाल ये एक लंबी बहस है। तो बहरहाल मैं वो तकरीर लिखता होता हूँ, बहुत सराहते हैं लोग, और इंशाल्लाह मैं अनकरीब कोशिश कर रहा हूँ कि उसका जो कोई एक किताब पब्लिश करवाऊं। अच्छा सर, आप सोशल मीडिया पर काफी जो है वो एक्टिव होते हैं। आपके माशाल्लाह अगर हम फेसबुक पेज और फेसबुक के और यूट्यूब के फॉलोअर्स मिलाएं तो 1 लाख तकरीबन आपके फॉलोअर्स हैं। अक्सर हम भी आपके साथ वीडियोस में होते हैं, हमारा एक बहुत अच्छा सफर है यूट्यूब का। तो सर, ये आप एक टीचर हैं, तो आप इस तरफ क्यों आए, क्यों एक्टिव होते हैं इतने? जैद भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, टीचर्स का जो कैरेक्टर है ना वो एक मल्टी डायमेंशनल है। टीचर जो है ना सिर्फ हम किताबें पढ़ाने के लिए नहीं, मैं गवर्नमेंट से इस वक्त 48,000 आप समझ लेके मैं 48,000 तनख्वाह ले रहा हूं। जी जी। तो उसमें सिर्फ मैं यही जाकर किताबें पढ़ाऊं, और किताबें पढ़ाने के बाद जो कोर्स कंटेंट है या जो करिकुलम हमें दिया गया सिलेबस जो भी है एनी हाउ, वो मैं पढ़ाने के बाद बस मेरी ड्यूटी खत्म 6 घंटे के लिए। तो उसके बाद 24 घंटों में से 18 घंटे में क्या करूं? अगर मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है और मेरे अंदर कॉम्पिटेंसी है, तो उसका यूटिलाइज जो है बाकी लोग भी करें। मिसाल के तौर पे अगर कंडक्ट है, मैं पॉलिटिकल जो है वो चीजें उसको ज़ेर बहस नहीं ला सकता, मैं वो तमाम चीजें ज़ेर बहस नहीं ला सकता, बीइंग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पब्लिक सेक्टर में मैं अपनी जॉब करता हूं, कि मतलब इदारों के खिलाफ, अपनी रियासत के खिलाफ, या कोई ऐसा जो मेरे कंडक्ट के खिलाफ हो, जो मैं जिस दिन मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो उसमें वो जो ऑर्डर मिले थे तो उसके अगेंस्ट में जाऊं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मसला था। और इसको मैं फॉलो करता हूं। वो तमाम जुमला जो मेरा एजुकेशन सेक्टर की जो मेरी हायर अथॉरिटीज हैं, या जो मेरे मैं उन्हें बॉस कहूंगा कि उनकी जो इंस्ट्रक्शन हिदायत उन पर मैं बिल्कुल अमल करता हूं। अच्छा, रही बात कि आपने कहा कि वो क्यों बनाया, इस तरफ क्यों आया। देखें, सबसे पहले तो मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का जो मकसद था वो ये था कि जो मैं स्पीचेस वगैरह लिखता हूं, या जो मेरे अंदर ख्यालात हैं, या जो मैं मेंटोरिंग कर सकता हूं, कैरियर काउंसलिंग कर सकता हूं, या मैं अपने जो ख्यालात, आइडियोलॉजी, मेरा विजडम, मेरी डॉक्ट्राइन, उसको मैं अगर बच्चों तक पहुंचा सकता हूं तो मेरे पास प्लेटफॉर्म कौन सा है। सर, पहले मैं सोच रहा था, बहुत सारे टीचर से बात हुई तो उन्होंने कहा जी आप ऐसा कि आप सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव हो जाए। फिर मुझे जरूरत महसूस हुई, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। फिर चैनल जब मैंने तकरीरें मुख्तलिफ किए, इंटरव्यूज किए, जो हिस्टोरिकल इंटरव्यूज है, पार्टीशन ऑफ इंडिया के तनाजुर में जो हमारे इस्लाफ ने कुर्बानियां दी और कितना मुश्किल था कि आने वाले 10, 20, 30 साल के बाद, बल्कि अभी 4-5 साल के बाद वो लोग नहीं होंगे जिन्होंने अपनी आंखों में बनता पाकिस्तान देखा। तो मतलब वो चीजें मैं रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहता था कि आने वाली नस्लें हमारी देखें कि हमने इस पाकिस्तान की खातिर हमारे असलाफ ने कितनी कुर्बानियां दी। बहरहाल एक लंबी बहस है जी। तो ये सारी चीजों के बाद मुझे यूं लगा कि मुझे एक सोशल मीडिया पे बाकायदा कोई पेज या चैनल बनाना चाहिए। तो फिर मैंने चश्मे साकी नाम से चैनल बनाया, और इसलिए कि गुलामाबाद साकी मेरा नाम है, तो चश्मे साकी, जो साकी की आंख देखेगी वो बयान करेगी जी, बिल्कुल। और फिर उसके बाद एक ऐसा आया कि फ्लड आ गया। फ्लड में मैंने 1-2 वीडियोस लगाई और उसमें प्रोडक्ट एनालिसिस के साथ मैंने कहा चले ये भी मैं लोगों को अपडेट करता हूं। तो फिर उसके बाद लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, और लोग ऐसे आए कि अब 43,000 मेरे 43 के समझ लें यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है, और जो पेज पे भी 40,000 के करीब होने को है मेरे जो फॉलोअर हैं। आपके फेसबुक आईडी पे भी काफी फॉलोअर्स हैं, वहां भी काम। अच्छा सर, अब जो है ना, मैं बड़ा सख्त क्वेश्चन करने जा रहा हूं। अल्लाह खैर आपके साथ तो हमारी गपशप लगती रहती है, और अक्सर हम सुनते हैं कि आप जिस स्कूल में भी जाते हैं आपकी हेडमास्टर साहब से नहीं बनती, इसकी क्या वजह है? क्या ये क्वेश्चन सही है?
जी बिल्कुल, क्वेश्चन आपका ठीक है और इसका जवाब ये तो कोई मुश्किल नहीं है। मैंने कहा पता नहीं कौन से वाला मुश्किल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सख्त है ना सर? देखिए जब भाई आपका जो मर्जी, कोई ये ना कहे कि साकी जीए साकी का को ये प्लांटेड या जो आप समझ लें कि स्क्रिप्टेड प्लांटेड या स्क्रिप्टेड जो इंटरव्यू नहीं था। आपका जो दिल चाहे आप पूछ सकते हैं, और कमेंट्स में जो दोस्त अगर पूछना चाहते वो भी पूछ सकते हैं, और उनकी बेस पे कमेंट्स सेक्शन में जो चीजें आएंगी उनकी बेस पे मैं दोबारा इंटरव्यू देने को तैयार हूं। आप जो मर्जी पूछ लें मेरे से। जी बिल्कुल। अच्छा सर, अब आपका सवाल यह था कि आपकी किसी हेडमास्टर से बनती नहीं है। देखें, मैं 2 स्कूल में रहा हूं जी, और एक स्कूल में मतलब 3 हेडमास्टर साहब थे। पहले मलिक मजहर हुसैन साहब थे जो गवर्नमेंट हाई स्कूल अशमन वाली, मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी 15 जुलाई 2016 को अपॉइंट हुआ था। तो उसके बाद अब तक मैं 8 साल गुजार चुका हूं। तो मतलब कमोबेश मैंने 7 साल तकरीबन गवर्नमेंट हाई स्कूल अशमन वाली में गुजारे। पहले हेडमास्टर थे मलिक मजहर हुसैन टुट्टी साहब, उनसे भी मेरा बेहतरीन ताल्लुक रहा। लेकिन बेहतरी के लिए मैं किसी भी लेवल पे जाने के तैयार हूं, इसलिए कि बच्चों की फेवर के लिए। जब साहब भाई हम गवर्नमेंट के जो टीचर हैं, एम्प्लॉयज हैं, मतलब मैं टीचर हूं, जितने भी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो भाई गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं वो अवाम के टैक्सेस से तनख्वाह लेते हैं। बिल्कुल। अब कुछ टीचर्स कहते हैं कि कोई मतलब एक किसी पेरेंट्स में से कोई बंदा आके पूछ ले कि मेरे बच्चे को आपने काम मतलब होमवर्क नहीं दिया, पढ़ाया नहीं, ये वो, तो वो टीचर्स कुछ महसूस करते हैं। और मैं फख्र महसूस करता हूं कि कोई मुझसे आके पूछे कि आप इतनी तनख्वाह लेते हो और आप ने क्या किया, मतलब ये सारी चीजें। तो बेहतरी के लिए मेरा उनसे इख्तलाफ रहता था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और वो फिर कोड ऑफ कंडक्ट का भी ख्याल रखता था कि मतलब जो चूंकि उनके सबऑर्डिनेट के तौर पे मैं काम कर रहा था, तो मतलब जो चीजें मेरे इख्तियार में नहीं थे, अपने डोमेन में रहते हुए मेरा इख्तलाफ रहा मलिक मजहर साहब से। फिर उसके बाद चौधरी हनीफ सिंधु साहब भी इंचार्ज टीचर है, उनसे भी थोड़ा बहुत इख्तलाफ रहता था। लेकिन ये सारे जो दोनों हेडमास्टर साहब हैं ये फिर कोऑपरेट करते थे। अगर मैं कोई सजेशन देता या कोई भी मैं डिफर करता किसी भी चीज से, तो वो उसको देखते, उस पर रिव्यू करते, नजरसानी करते। अगर मेरा वो ठीक होता, मतलब बच्चों की बेटरमेंट के लिए या स्कूल की बेटरमेंट के लिए, तो मतलब उस पर वो नजरसानी करते और फिर उसको इंप्लीमेंट भी करते। और इसी तरह फिर जनाब अख्तर अली साहब हैं, बहुत अच्छे हेडमास्टर हैं, बहुत अच्छे। मेरा उनसे बहुत सबसे ज्यादा उनसे इख्तलाफ बना है, और आगे चल के मैं आगे भी बताऊंगा कि उनके खिलाफ मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। उन्होंने एक मुझे कैरियर अपना एक काउंसलिंग लेटर भी जारी किया था। तो मेरा उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो वो सारी चीजें चूंकि यहाँ पे मैं जेर बहस नहीं लाना चाहता, मतलब अंदर की 4 दीवारी की बात थी, लेकिन इख्तलाफ रहा। तो वो इख्तलाफ की बेस क्या थी? कोई मेरा जाती उनके साथ कोई वो नहीं था कि मतलब हम का कोई जाती कोई क्लैशेस थे या कोई इख्तलाफ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बच्चों की बेटरमेंट के लिए था। वो भी बहुत सारी चीजें थी जो मैं यहाँ पे जेर बहस नहीं लाना चाहता। असातिज़ा किराम के हवाले से भी था और दीगर और ज्यादा मसाइल थे, तो उस पर मेरा इख्तलाफ हुआ। फिर उसके बाद हेडमास्टर साहब ने भी 2 कदम आगे बढ़ाए और मैंने भी बढ़ाया, और बीच में हमारे साथ जो कंप्रोमाइज करवाने वाले थे वो जनाब सैफ रहमान साहब थे जो SST थे, और दूसरे चौधरी मोहम्मद हनीफ सिंधु साहब। इन दोनों मेरे पास आए, बल्कि मेरे प्राइमरी पोर्शन में कि आपका इख्तलाफ जुड़ता नहीं है और हमने एक टीम वर्क के तौर पर जनाब अख्तर अली साहब की कैप्टेंसी में काम करना है, तो हम आपके पास चल के आ गए हैं, तो आप इस इख्तलाफ को छोड़ें, तो मतलब आप फिर से हम एक साथ हो जाते हैं। फिर मुझे वो लेकर चले गए हेडमास्टर साहब के पास, और हेडमास्टर साहब भी पहले से बैठे थे, तो हमारा वो आपस में वो सुलह हो गई। लेकिन बाद में भी अभी मैं हेडमास्टर साहब से मिलता हूं और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, वो मुझे भी अप्रिशिएट करते हैं कि आपके होते हुए स्कूल बहुत अच्छा चल रहा था। अब भी माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। वहां से मैं चला गया हूं, मतलब टीचर्स बहुत काबिल तरीन वहां पे असातिज़ा किराम है, और दिन रात वो इल्म दानिश की मिराज तक ले जाने के लिए सरगर्म अमल है। तो मतलब मेरा नहीं। अब उसके बाद आखिरी बात मैं करूं अगले सवाल की तरफ, और सोच के बैठिएगा कि अगला सवाल इतना सख्त करना है कि ताकि मुझे सीधे छूट पड़े। तो आप जाके मुझे 1 साल होने के मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल फाजिल शाह में गया हूं, वहां पे सीनियर हेडमास्टर जनाब मलिक फजल अब्बास खोखर साहब, उनसे भी मेरा इख्तलाफ आया। और जुमला वहां पे जो टीचर्स हैं, मतलब जितने भी वहां पे, उनके साथ भी इख्तलाफ क्या है, बेहतरी का इख्तलाफ है कि वहां पे ऐसा होता था कि मतलब कुछ ऐसी चीजें जो यहाँ पे डिस्कस नहीं करता, मेरा अपना कंडक्ट है। लेकिन मैं जब उनसे बात करता था तो कुछ चीजें आपके जो सारी गुफ्तगू है उसका मतलब ये था कि बच्चों की बेहतरी के लिए आपका हमेशा जो है वो चाहे टीचर्स हैं
चाहे वो स्कूल के मुलाजिम हैं, चाहे हेडमास्टर साहब हैं, उनके साथ इख्तलाफ होता है तो बच्चों की बेहतरी के लिए होता है, ऐसे ही कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। और मतलब आप तो बाकी जो सर क्या इख्तलाफ था, क्यों था, वो आपका एक स्कूल का अपना मामला है, वो उसको हम नहीं छेड़ेंगे कि वो स्कूल के अंदर ही रहे तो बेहतर है सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह अफजाज भाई, बिल्कुल हमारा जो है एनवायरनमेंट बहुत अच्छा बन चुका है। उधर फाजिल शाह में भी और हेडमास्टर साहब भी हमारे साथ फुली कोऑपरेट कर रहे हैं, टीचर्स भी कर रहे हैं, हम उनके साथ कर रहे हैं। तो एक टीम वर्क के तौर पे हम वहां पे काम कर रहे हैं। और जनाब मलिक फजल अब्बास जो सीनियर हेडमास्टर हैं, उनकी कैप्टनसी में जेर क़यादत में हम अपना अपना काम कर रहे हैं। और एक टीम वर्क के तौर पर जैसे काम किया जाता है, पैशन डिवोशन और एक डेडिकेशन के साथ। बाकी रही बात, एक सवाल यहाँ पे मैं थोड़ा सा मतलब एक जुमला देना चाहता हूं कि सवाल तो आप करेंगे जी जी। कि देखें, मेरे से किसी ने जो मेरे अंदर जो भी मैं एक दरवेश सा बंदा हूं, कैपेबिलिटी है मेरे अंदर, जो कॉम्पिटेंसी है, जितना भी मतलब मेरे अंदर कोई पोटेंशियल है, उसका यूटिलाइज 10%, 10% भी किसी ने नहीं लिया। चाहे मैं अशरफ मिराली में था तो भी 10% में अपना वो इस्तेमाल कर सका हूं डोमेन में रहते हुए। ये मैं बात करूं कि जो मेरी डोमेन है, अब मैं एक टीचर हूं तो मैं कहूं कि जी मैं हेडमास्टर की सीट पर, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो मेरी डोमेन है उसमें रहते हुए मेरे से काम नहीं लिया गया। अब भी मैं कह रहा हूं, पिछले दिनों मैं सोच रहा था कि मैं इस्तीफा दूं और छोड़ दूं इसको, जब मैं काम ही नहीं कर रहा भाई, इतने पैसे ले रहा हूं, मतलब 48,000 ले रहा हूं और मेरे से क्या काम लिया जा रहा है, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। जो मेरे से यानी जो मेरे से काम लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहे। अभी 10% में अब वो अपना जो पोटेंशियल उसको यूज कर रहा हूं और 90% मेरा जाया हो रहा है, वो सोशल मीडिया पे मैं कर रहा हूं जो एफर्ट है आपके सामने। अच्छा सर, तकरीबन जो है 2 करोड़ पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो बाहर हैं, स्कूलों से बाहर हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, देखिए ये सवाल आपका अच्छा सवाल है, इसलिए कि 25 करोड़ आबादी हमारी हो गई और जो 25A जो एक आर्टिकल है उसके मुताबिक 6 साल से आप समझ लें कि 5 से 6 साल समझ लें, 16 साल तक हर बच्चे का जो तालीम का बुनियादी हक है। यानी जो तालीम है उसको हासिल करना एक, यानी पाकिस्तान में जो बच्चा है उसका ये हक है, वो डिजर्व करता है। तो इस हवाले से स्टेट कोशिश कर रही है, अपनी रियासत कर रही है कि जितना भी सहूलियात पहुंचाएं वो पहुंचा रहे हैं। स्कूल्स भी हैं, इदारे भी हैं, करिकुलम भी अच्छा डिजाइन किया गया है और मतलब कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब भी जो आप 20 मिलियन कह लें या 25 मिलियन कह लें, 2.5 करोड़ बच्चा कह रहे हैं, वो स्कूलों से अब भी बाहर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी वजह यह हो सकती है, एक है पॉवर्टी, जैद भाई गुर्बत बहुत है हमारे, अभी भी 5 करोड़ से ज्यादा जो खत्ते लकीर है गुर्बत का, उससे भी नीचे जिंदगी बस कर रहे हैं, वो काम वाम सिखा रहे हैं। अब जो ड्रॉप आउट है ये तो अभी बताते नहीं है लोग, मैं भी ऐसे दबे लफ्जों में बताऊंगा कि हमारे जो अगर फर्ज किया किसी स्कूल की 700 स्ट्रेंथ है तो उसमें 200 बच्चे हैं ही नहीं, वो फेक है। वो फेक इसलिए है, अब वो आगे रिपोर्ट भेजे तो भी मसला बनता है कि ड्रॉप आउट में आ जाएंगे फिर आगे। और यकीन माने कि हमने इतनी एफर्ट की है, इदारा के सरबराह एफर्ट कर रहे हैं, टीचर्स कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई एजुकेशन में मतलब अब जो तालीम की अहमियत और अफादियत है वो तो मुसलमान है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो मॉडर्निटी आ गया, डिजिटलाइजेशन आ गई और मतलब लोग कहां से कहां तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। तो अब तालीम का हमें बताने का मतलब जरूरत ही नहीं है, लोग खुद से जान गए। लेकिन गुर्बत इस कदर है कि लोग कहते हैं जी हम 10 साल पढ़ाएंगे तो 10 साल में हमारा बच्चा काम सीख जाएगा, रोजी रोटी कमाने का हो जाएगा। तो मतलब इस तरह से। और दूसरा फिर प्रॉपर तरीके से जो एक कैंपेन लॉन्च की जाती है कि मतलब आपने बच्चों को लेके आना है ऐसे ऐसे। ये तीसरी जो आखिरी और बहुत अहम बात है, ये बहुत अच्छा सवाल आपका था, इसमें मतलब आधा मिनट और लूंगा आपका। देखें, जब आपका एक आर्टिकल कहता है कि जो बच्चा स्कूल में एनरोल, जो फर्द बच्चे को स्कूल में एनरोल नहीं करवाएगा, या तो वो 50,000 जुर्माना पे करेगा या 6 माह कैद, या फिर दोनों हो सकती हैं जी। अब हेडमास्टर साहब को मैंने कहा प्रोफार्म में हमने लिखवाई, दरअसल में था तो भी हमने वो 50,000 जुर्माने वाले वो हमने फॉर्मेट मतलब किया, उसको मतलब प्रोफार्म निकाल के सिग्नेचर करवा के हम लोग ले गए डराने धमकाने के लिए कि लोगों को डराएं कि भाई ये 6 माह को कैद हो सकती है, 50,000 जुर्माना हो सकता है। तो मतलब आप बच्चों को दाखिल करवाएं, तो उसका कुछ इंपैक्ट पड़ा था, कुछ असर पड़ा था। पर इसी तरह मैंने आपने हेडमास्टर साहब को जो अब हालिया हेडमास्टर जिस स्कूल में गया हूं उनसे भी बात की, उन्होंने कहा जी आप ले जाएं, बेशक आप पुलिस वाले को साथ ले जाएं। तो जब तक हेडमास्टर साहब अब कानून की अमलदारी नहीं करेंगे, ये वाला जो आखिरी स्टेप है इसको नहीं लागू करेंगे, मतलब पुलिस के जरिए या फिर वो परफॉर्मा जो होता है
उसके जरिए जब जाएंगे, लोगों के अंदर खौफ और आस पहले का कि यार ये तो हमें कैद हो सकती है या जुर्माना हो सकता है, हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। फिर टीचर्स भी उसी तरह से, फिर गवर्नमेंट के स्कूल का अलमिया होता है कि वहां पे कुछ या मनफी प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है वो स्टाफ नहीं है, टीचर नहीं पढ़ाते, ये वो। देखिए कभी आपका इत्तेफाक वो हो तो आप देखें पूरी क्रीम जो है वो निकल के आती है। अब मैं नजरिया एमटीएस यहाँ में पहुंचा हूं तो बाकी जितने भी टीचर्स हैं वो इतने क्वालिफाइड हैं, उनके अंदर यानी कैपेबिलिटी की या अबिलिटी की किसी किसी चीज की, प्रोफेशनलिज्म की किसी चीज की कमी नहीं है। सिर्फ कुछ है जो मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, कुछ है फ्लॉ बैक जो मतलब इसका फीडबैक भी मैं अगर देना चाहूं तो दे सकता हूं, कोई कदगन नहीं है। तो बहरहाल ये चीजें हैं, इंशाल्लाह ये भी साथ साथ हो जाएगा। और आप जो 2 करोड़ बच्चा है उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, मैं भी अपने चैनल के तवज्जो से भी कोशिश कर रहा हूं आजकल कि लोगों को मोटिवेट करूं और कोशिश करूं कि कुछ छोटी मोटी स्टोरियां बनाऊं और इन बच्चों को स्कूल में लेके आए, एक कंपेयर है जो एक बड़े वसी पैमाने पर चलाएं इसकी मुल्क भर में। अच्छा सर, पाकिस्तान के निज़ाम तालीम को किस तरह जो है वो बेहतर किया जा सकता है? देखें एक आप निजाम, जैद भाई ये एक ऐसा सवाल है जिसके पीछे बहुत सारे मुज़मिरात हैं, इम्प्लीकेशंस हैं, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब इसमें मैं बात चल पड़ी तो फिर पता नहीं कहां तक पहुंचेगी। एक आप निजाम तालीम को रो रहे हैं, इसमें आपने सवाल अच्छा किया लेकिन निजाम तालीम के साथ जुड़े कुछ और निजाम भी हैं। ये हमारा जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम का फेलियर ये है कि ये एक हाथ में सिस्टम है, वहीं से रन हो रहा है, माइट इज राइट। अगर हर इदारा अपनी डोमेन में रहकर अपना वाइटल डायनामिक किरदार अदा करे तो मेरे ख्याल में फिर ये कोई मसले नहीं बनते। अब देखें सीएम साहब है मोहसिन नकवी साहब, अब वो आए चूंकि वो एक जर्नलिज्म में उनका ताल्लुक जर्नलिस्ट है, उनका साफों से ताल्लुक है, वो अब उसमें मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, कंडक्ट है कि उनका जो साफ्ती कैरियर है वो कैसा रहा और अब उनको यहां पर बिठाया गया और पीछे कौन है, ये सारी चीजें हर बंदे को पता है। अब वो टीचर्स को उन्होंने हालिया जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें 16 एमपीओ के तहत जो अंग्रेजों का कानून था, जंग आजादी के वक्त जो लोगों को जिसको जाते थे उसको जेल डाल देते थे, तो बहरहाल गस से पिटे जो है वो कानून अभी भी लागू है। हमारा रूल ऑफ लॉ का फुकदान है, हमारा जो आइन है वो एक किताबचा समझा जाता है, जब चाह अमेंडमेंट करके उसका पेज फाड़ लिया, इजाफी लगा दिया, किताबचा समझा, फोल्ड कर दिया, फाड़ दिया। अच्छा अब सवाल यह है कि जो टीचर्स है निजाम तालीम कैसे, देखिए सबका हुकूमत में एक करिकुलम को डिजाइन किया गया था, सिंगल नेशनल करिकुलम, मतलब एक कौम एक निसाब। अब उस निसाब की इंप्लीमेंटेशन तो हुई है लेकिन उसमें कुछ फ्लॉ है, कुछ और गैप है जिसकी हम फीडबैक देंगे। मैं एमफिल का मेरा एक थीसिस भी है, उस पर मैंने काम किया चारों डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की चारों तहसीलों में, वहां से मैंने रिसर्च डाटा कलेक्ट किया। उसमें एक सवाल ये भी था कि जो करिकुलम है वो कितना मुश्किल है और क्या बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें वहां पे, और उसका आउटपुट फाइंडिंग भी है, वो आप यहाँ पे इंटरव्यू में नहीं बता सकता। तो ये सारी चीजें, सबसे पहले ये है कि आपका जो मैकेनिज्म है इसको ठीक करना चाहिए, टीचर्स को फैसिलिटेट करना चाहिए। अब टीचर का पेंशन का लीव इन कैशमेंट का जो मसला है, अब उसमें वो उधर ख्वार हो रहे हैं, स्कूलों में तालाबंदी है और बहुत ज्यादा मसाइल है, और उन्होंने टीचर्स को 1 महीने के लिए कोल्ड पर जेल में भेज दिया। भाई इस तरह से डंडा इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होता। आप डंडा इस्तेमाल करके एक जो कोई सियासी पार्टी है उसको दीवार के साथ लगा सकते हैं, किसी और को लगा सकते हैं। अगर आप मुख्तियार कुल बनकर ये सारा काम करेंगे तो हमारा निजाम नहीं चलेगा। तो इसके लिए ये है, फिर से मैं 10 बस्ता गुजारिश करता हूं उन हायर अथॉरिटीज से, अरबाब इख्तियार से जो इस वक्त मुल्क को रन करा रहे हैं। आप भी समझ गए मैं किन से मुखातिब हूं और मैं जिनसे मुखातिब हूं मैं भी उनको बात वहां तक पहुंचा सकता हूं और पहुंचा रहा हूं कि खुदारा आप थोड़ा सा नजरसानी करें, इस मुल्क के पे रहम करें कि ये मुल्क जो है ये अल्लाह की देन है और खुदादाद सलाहियतों से माला माल यहाँ पे अवाम है, नौजवानी अफरादी कुव्वत है, और क्या कुछ अल्लाह ने हमें नहीं दे रखा। 4 मौसम लोगों के, तो गर्मी के अलावा कोई और मौसम ही नहीं आता। सऊदी अरेबिया की बात कर लें, वो दिसंबर में थोड़ी सी ठंडी हवाएं चलती रही तो गर्मी का मौसम। हमारे पास मौसम, मैदान, पहाड़, आप शारे क्या कुछ नहीं अल्लाह ने दिया। भाई आप मेहरबानी करें, आप अपने डोमेन में रहकर जिनका जो काम है उनको करने दें। अब आप टीचर्स को रिहा करें, जो उनके मुतालबात है, जायज जो मुतालबात है उनको पूरा करें। और उसके बाद अब रही निजाम तालीम में यह है कि देखें जो करिकुलम अच्छा दें, टीचर्स को ट्रेनिंग दें, और टीचर जब आपका विजन फुल नहीं होगा, वो अपने उसको कौम को बिल्ड नहीं करेगा, ऐसी विजनरी कौम जो खुददार बाज़मीर और बाकिरदार कौम होगी। तो इस निजाम तालीम को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ये मैं मतलब 1 आधे मिनट में नहीं बता सकता। तो ओवरऑल
इसके अंदर जो इंटरफेरेंस है या जो इजाफी ड्यूटियां हैं उनको खत्म करना चाहिए और टीचर्स को टेंशन कम देनी चाहिए। उनकी जो रिटेंशन है सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर फोकस हो, वो 6 घंटे काम करें, बस उसी पे काम करते रहे। मर्दमशुमारी ये कर दें वो कर दें, कुछ भी नहीं, वो और कोई चीजें मतलब और लोगों को हायर कर लें, तो इस तरह से ये निजाम चल सकता है। अच्छा सर, आजकल के जो सियासी समाजी दौर चल रहा है, इसमें आप क्या देखते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसका बेशतर जवाब तो मैं साहब का सवाल में दे चुका हूं। बस यहां पर मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि देखें, सियासी और समाजी जो है, एक तो हम बतदरीज अखलाकी पस्ती का शिकार होते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि नफरतें कदूरतें फैलती जा रही हैं, सेक्ट बन गए, हम फिरका वारियत में एक्सट्रीमिज्म आता जा रहा है, फिरका वारियत में हम जा रहे हैं। और इस कदर ना, जब हम किसी से बात करते हैं, किसी बच्चे से बड़े से, तो मतलब कोई अदब को मलूज़ खातिर नहीं रखा जाता। ये चीजें मैं हैमरेज होती है मेरे माइंड पे कि यार हम किस तरफ जा रहे हैं। तो ये अखलाकी पस्ती का शिकार हमारा जो समाज बन चुका है, हमारे जो सोसाइटल इश्यूज है, और उनको अब यहां पे मैं डिस्कस नहीं कर सकता उसमें मतलब कौन कौन शामिल है। तो बहरहाल दूसरी बात जो सियासी है, देखें, जो जमहूरी रिवायात हैं उनको अगर पलटने दिया जाए, उनको बढ़ने दिया जाए, तो जमहूरियत अगर बढ़ेगी तो एक कॉन्सिक्वेंसी से, चूंकि मेरा ये कंडक्ट है, मैं दबे लफ्जों में ये बात कर रहा हूं, ये आपने सवाल किया तो चले मैं इसका सवाल देता हूं, इसमें कोई राय नहीं है, ना कोई मेरे इदारों के खिलाफ ये बात है और ना मेरी रियासत या स्टेट के बात खिलाफ है। देखिए, एक सियासी सवाल है तो सियासी सवाल का सियासी जवाब दे रहा हूं। तो देखें, इसके लिए यह है कि आपका जब आप सियासत को ये इस दस्तूरी अवानों का तकद्दुस बरकरार रखेंगे, तो फिर हर कॉन्सिक्वेंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, एक नुमाइंदा जाएगा, एक इलेक्टेड उम्मीदवार जाएगा, वो जो उनके तर्जमानी करेगा, वो जो 1 लाख वोट देंगे, 1.5 लाख वोट देंगे, वो दस्तूरी अवामों में जब बैठेगा, उनके अवाम देखे नहीं, लोग कहेंगे कि जो पहले बैठे थे उन्होंने क्या किया 75 साल में। मुझसे सवाल करेंगे, कमेंट में भी करेंगे, मैं साथ जवाब भी दे देता हूं। देखिए, बहुत ज्यादा मसाइल हैं भाई। जब जमहूरियत को परवान चढ़ने ही नहीं दिया गया, जमहूरियत जिस तरह से अब हमारा पड़ोसी मुल्क है, नेबरिंग कंट्रीज में जमहूरियत, खासकर इंडिया की देख लें, जो हमें जमहूरियत वो मनाते हैं, भाई जमहूरियत जमहूर से निकली है। तो जमहूर को जब आप राइट देंगे, उनके जो हक के राय दही का इस्तेमाल करेंगे, वो कैसे करेंगे, मतलब उसको जिसको वो वोट देना चाहते हैं उसी को दें, किसी और के पलड़े में डाल दिया जाए, ये भी। और दूसरी बात यह कि देखें, जब तक हर इदारा अपनी डोमेन में रहेगा, सियासी अगर यहां पे सदारती निजामी सियासत है, तो फिर सियासी ऐवान बाला ऐवान ज़ेरी का जो तकद्दुस है वो भी बरकरार रहे, दस्तूरी ऐवानों का बरकरार, दस्तूर जहां पे बनते हैं, और जो नुमाइंदे हैं वो खासकर जो अपने अवाम के नुमाइंदे इलेक्टेड है, जिन जिन हल्कों से आते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, वो उनकी नुमाइंदगी करें। वहां पे जो मसाइल है, एजुकेशन का मसला है, पीने के पानी, साफ पानी का मसला है, दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी मसला है, तो उसको वहां पे असेंबली के फ्लोर पर हाईलाइट करें। तो अनफॉर्चुनेटली करते भी रहे हैं लोग, लेकिन वो कोई फ्रूटफुल नहीं हुआ। और सबसे बढ़कर ये कि जब हम मिन हैसुल कौम इनफरादी तौर पर हर बंदा अपना रोल और वाइटल और डायनामिक किरदार अदा करेगा कि मैं खुद को ठीक, जब मैं एक उंगली किसी की तरफ करता हूं, 4 मेरी तरफ हैं, जब मैं खुद को ठीक करूंगा तो ऑटोमेटिकली हर बंदा इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली खुद को ठीक करेगा, तो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। और जमहूरियत को अगर बढ़ने दिया गया तो यह मुल्क खुशहाल हो जाएगा। अगर हर यानी टेन्योर के बाद इसको उतारो, इसको ऊपर ले आओ, इसको उतारो, ये धींगा मुश्ती आंख मचोली होती रही, तो फिर ये अरबों डॉलर का मकरूज पाकिस्तान और आगे पता नहीं क्या होगा। अच्छा सर, आपने कहा अरबों डॉलर का जो है पाकिस्तान मकरूज है, तो इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? जैद भाई, ये सवाल अगर तो मैं पॉलिटिकल लीडर होता, सियासी लीडर होता, तो मैं फिर भी शायद ना दे पाता, क्योंकि इसके लिए चले सर, मैं जवाब दे देता हूं। देखें, अरबों डॉलर के मकरूज पाकिस्तान को करने में जब चूंकि अब इसमें ना वो चीजें जेर बहस आएंगी कि इसमें अस्करी क़यादत की पाकिस्तान में भी हुकूमत रही है और सिविल हुकूमत भी रही है, तो उसमें क्या कुछ होता रहा, कब डॉलर बढ़ा, कब कम हुआ, पहले कर्जा कब था, यानी 2000 में जब 2002 में हुकूमत संभालेगी या 1999 में, किसी का नाम नहीं ले रहा, तब डॉलर का रेट क्या था, कर्जा 6 अरब डॉलर था, अब कितना हो गया, 6000 अरब था, तो अब 1000 अरब से ऊपर पता नहीं कितना, 100 अरब डॉलर से तो अब बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। तो इसके पीछे वही जो चीजें मुज़मरात कार फरमा है, जो मैं पहले बता चुका हूं कि जब
एक इदारा अपने डोमेन में रहेगा, तेरा काम है तुझे करने दिया जाए, मेरा काम मुझे करने दिया जाए, तो मेरे ख्याल में अच्छा सर, इसका मुख्तसर खुलासा मैं ये निकालता हूं कि जैसे मैं बैठा हूं या आप बैठे हैं, हम भी अपनी जो है मुकम्मल जिम्मेदारियां जो हमें मिली हुई हैं उन पर पूरा नहीं उतर रहे, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, इसी लिहाज से जो है पाकिस्तान तरक्की भी कर सकता है। अच्छा सर, एंड पे जो है आप जो एक टीचर हैं और पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, ये क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, फिर एक क्वेश्चन और जहन में आ गया, वो बाद में करेंगे। तो आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे, और हमारी जो कबीर वाला की आवाम है खास तौर पे हमारे कबीर वाला पॉइंट को बहुत ज्यादा देखती है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? अजहर भाई बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और यहाँ पर देखें हम कहाँ पे खड़े हैं। वो इकबाल का, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का बहुत खूबसूरत शेर है जी जी, कि गर मकसूद हो तरबियत लाल बदख्शां, गर मकसूद हो तरबियत लाल बदख्शां, बेसूद है भटके हुए खुर्शीद का परतो, दुनिया है रिवायात के फंदों में गिरफ्तार, क्या मदरसा वालों की तागो दो, कर सकते थे जो अपने जमाने की इमामत, वो कोहना दिमाग अपने जमाने के पैरों। हमने तकलीद कर ली है यूरोप की और वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है उसकी की है, और यकीन करें उससे देखें उसके बगैर ये कहते हैं, मैं भी शायद कहूं कि अब मैं एमफिल इंग्लिश कर रहा हूं तो मुझे इस्लामिक स्टडी में करना चाहिए था। अब मैं भाई उनकी तकलीद हम नहीं करते, तकलीद जिनकी करनी है वो हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बैसियत हम मुसलमान हैं जी बिल्कुल। लेकिन वहां पे जो चीजें जो नॉलेज लेना है उसको हम नॉलेज से लेकर उसको इम्पार्ट कैसे करना है, या फिर हम उनको अगर जवाब किसी भी सूरत में देना तो फिर हम उनको जवाब कैसे देना है। अब जो डोमिनेंट जो इस वक्त है सोसाइटीज कौन से हैं, यहूद और नसारा है। हम कहां पे खड़े हैं, ये आपने तलबा का मैसेज पैगाम की बात की, तो उसी पे मैं आप थोड़ा सा उसको ना एक जो इक्तबास या आप उसे तमहीदन कह लें, उसमें ये बात करने जा रहा हूं। देखें अल्लामा इकबाल ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा था कि इकबाल को शक उसकी शराफत में नहीं है, हर मिल्लत मजलूम का यूरोप है खरीदार, ये पीर कलीसा की करामत है कि उसने बिजली के चिरागों से मुनव्वर किए अफकार, बिजली के चिरागों से मुनव्वर किए अफकार। आज भी जलता है मेरा दिल शाम फलस्तीन पर, आज भी जलता है शाम फलस्तीन पर मेरा दिल, जुबान से खुलता नहीं ये उकदा दुश्वार, तुर्कान जफा पेशा के पंजे से निकलकर बेचारे हैं तहजीब के फंदे में गिरफ्तार। हमारा जो लेवल था वो क्या था जैद भाई, ये बड़ी बड़ी मुश्किल बातें मैं कर रहा हूं, वो वाली जो मतलब एक टीचर के जो अंदर की बातें हैं ना, वो स्पिरिट से एक रूह के साथ मैं वो कर रहा हूं कि हम कहां पे खड़े हैं। इकबाल फरमाते हैं कि बिजली के चिरागों से उन्होंने बिजली मॉडर्निटी मशीनें बना ली, बहुत कुछ बना लिया और अपने अफकार को लोगों तक पहुंचाया, रोशन कर दिया। हमारे अफकार तो वो रोशन थे जो 1450 साल पहले हमें फिलॉसफी मिली थी, जो विजडम मिला था, जो डॉक्ट्राइन मिली थी, जो दस्तूर हयात मिला था, जो ज़ाब्ता हयात मिला था। आप मुख्तलिफ जो गैर मुस्लिम कंट्रीज में उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा, बहुत कुछ हमने कुरान से बड़ा कुछ सीखना था। हमारे जो साइंसदान थे और बहुत कुछ उन्होंने क्या किया, फिर मुल्लाइज्म आया, उन्होंने फतवे जड़ने शुरू किए और 400 साल जो एक जो छापा खाना है उस पर पाबंदी रही। हमारा जो एक लिटरेचर था या हमारी जो साइंस की चीज मतलब जो बुक्स थी उनको आगे मतलब न फैलाया गया। और ये एक बड़ी लंबी बहस है, मैं इसको वाइंड अप करना चाहता हूँ। जो पैगाम की तरफ आता हूँ इसमें तो मैं घंटों बोल सकता हूँ कि इसमें क्या जो हमारे फेलियर है। पैगाम ये है कि देखें प्यारे बच्चों, आप पैगाम सुन रहे हैं, उसमें ना ये तो बड़ी लंबी गुफ्तगू है। पैगाम आपके लिए ये है, एक तो आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होनी चाहिए। कोई सियासी पार्टी, ठीक है गो कि आपको एक सियासी पार्टी अच्छी लगती है, मैं गुज़श्ता 3-4 रोज से देख रहा हूं, अभी जब आज कौन सी डेट है, 15 है सर, 15 अक्टूबर है, तो 2-3 दिन से टीचर्स का जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो उसमें मैं देख रहा हूं कि जो यंगस्टर नौजवान है वो पैनाफ्लिक्स और बैनर्स फाड़ रहे हैं। तो बेटा ये बहुत कोई मुस्तहसन अमल नहीं है। देखिए आपने अभी तालीम हासिल करनी है, बहुत वक्त पड़ा, बहुत टाइम पड़ा है, 22 साल में अपनी तालीम मुकम्मल कर लें, पीएचडी कर लें या जॉन सी जहां तक आपका शौक है पढ़ लें, उसके बाद अल्लाह आपको जिंदगी देगा, आप हजारों बरस जिए। आपने इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, सियासत करें जो मर्जी करें, अभी आपने गैर सियासी रहना है और एक जज्बे के साथ पढ़ना है। देखिए टीचर्स, आपने टीचर्स का अदब करना है, पेरेंट्स का अदब करना है। टीचर्स आपके रूहानी बाप हैं, उनका जो दिया हुआ अमानत, सदाकत, शराफत
और दयानत का दर्स है, उसको लेके आगे बढ़ना है। और यकीन करें, जब टीचर आपको पैशन के साथ विजन फॉलो कर और एक डेडिकेशन के साथ पढ़ाएगा तो यकीनन फिर आपके लिए आउटपुट मिलेगा और फिर आपको वो इल्म दानिश की मिराज तक टीचर्स पहुंचाएंगे। और फिर अल्लामा इकबाल के जो आप हैं वो स्टारों पर शाहीन बनकर कमाल डालेंगे और फिर अफकार इकबाल को अपने उस अपने वो ख्यालात के तनासुब में उनको उनका इंतजाम करके और कायद आजम के जो सियासी बसीरा थी जब पाकिस्तान हम हासिल हुआ था, तो उसको आगे जो उनका माटो था, काम काम और सिर्फ काम, ईमान इत्तेहाद तंजीम, इन पर अमल पैरा होकर जब आगे बढ़ेंगे गैर सियासी होकर सिर्फ अपना जो आपका सिलेबस है उस पर और दीनी दुनियावी इल्म लेकर, तो फिर जब आगे बढ़ेंगे तो आपको मंजिल मिलेगी यकीनन। फिर बागडोर आपके हाथ में होगी और इस पाकिस्तान को आपने अजीम से अजीम तर बनाना है और इस पाकिस्तान को इस्लामी नुमाइंदा फलाही रियासत बनाना है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर कोई कमेंट आए तो हम फिर जो है आपसे टाइम लेंगे और फिर इस पे जो है वो डिस्कस करेंगे। इस शेर के साथ मैं भी इजाजत चाहूंगा कि चरागे जिंदगी होगा फरोजा हम नहीं होंगे, चरागे जिंदगी होगा फरोजा हम नहीं होंगे, चमन में आएगी फसले बहारा हम नहीं होंगे, नौजवानों अब तुम्हारे हाथ में तकदीर आलम है, तुम ही होगे फरोगे बस में इम्कान हम नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया जैद भाई, आपके साथ हमारा ताल्लुक है। कबीर वाला पॉइंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके पंजाब विलेज रंग का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाजरीन, ये थे गुलाम अब्बास साकी, जीए साकी और चश्मे साकी के जो चैनल है यूट्यूब का वो चलाते हैं और फेसबुक पेज भी है, काफी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर। आज इनकी स्टोरी जो है हमने आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोगों ने कमेंट करके लाजमी बताना है कि इनकी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग हमारी राय से जो है इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप लोग कमेंट करके जो है हमें आगाह भी कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट जाहिद सिंधु को दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।